हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं कॉलोनियल इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यूनिट नंबर 7। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जब आप अपनी बुक देखोगे तो उसमें फर्स्ट टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर बताया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसमें एक वर्ड बार बार यूज हुआ है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या है? इमेजिन अ ग्रुप ऑफ पीपल पूलिंग देयर मनी टुगेदर to start a big business in a fair way. Lands like India, that's the basic idea of a joint stock company. तो पहले टाइम में जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या हुआ करती थी कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि क्या कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं मनी एक साथ, यानी कि कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और दूर लैंड में, जैसे कि आप यूरोप से इंडिया देखेंगे तो काफी दूर है। ठीक है, इंडिया जैसी जगह पे जहां पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज दिख रही है ट्रेड की। ठीक है, ये बेसिक आइडिया होता था जॉइंट स्टॉक कंपनी का। ठीक है, दीज पीपल who bought shares became part owner of the company. They had a say in how things were run, usually based on how many shares they own. ठीक है, तो यही पीपल क्या करते थे, ये जो कुछ लोग थे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये करते थे शेयर्स खरीदते थे और उस कंपनी के क्या बन जाते थे, ओनर बन जाते थे। जैसे कि आप अभी करंट स्टॉक मार्केट देखोगे, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, लोग शेयर्स खरीदते हैं। लोग क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं ना, और फिर बाद में उनसे कमाते हैं। तो ऐसे ही पहले टाइम पे भी एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लोगे तो आप उस कंपनी के जितने परसेंटेज आपने शेयर खरीदे उतने परसेंट के आप मालिक बन जाओगे। ठीक है, और फिर क्या पावर क्या आती थी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जैसे वो कंपनी को चलाया जा रहा है उसमें आपका से होगा। ठीक है, आप भी जो है अपनी बात रख सकते हो। ठीक है, और ये मिलते मिलते कहाँ पर, कोर्ट ऑफ प्रोपेरिटो में। ठीक है, next, the shareholders would elect a smaller group of people called the court of director। अभी जो शेयर होल्डर्स होते थे ना, ऑनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये क्या करते थे, ग्रुप ऑफ पीपल को इलेक्ट करते थे जिनको क्या कहा जाता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि क्या करते थे, मैनेज करते थे कंपनी की डे टू डे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा कंपनी का ये मैनेज करते थे। ये और अपॉइंट करते थे स्पेशलाइज कमेटी। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट को देखने के लिए कमेटी अपॉइंट करते थे। ठीक है, जो कि डिफरेंट एरियाज पे फोकस करती थी, जैसे कि बिजनेस, ठीक है, अकाउंटिंग हो गई, बाइंग हो गई, कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई, शिपिंग हो गई, कैसे पैकेजिंग होगी, फिनेंस देखना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जाने से पहले जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने देखा कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेडिंग पर्पज से इंडिया आई थी। ठीक है, ट्रेड करने के लिए। पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करके अच्छा खासा पैसा कमा के अपने होमलैंड ले जा सकते हैं, ठीक है, यूरोप ले जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे धीरे धीरे पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट कर दिया, इन्फ्लुएंस अपना बैठाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो मुगल रूलर थे, या जो भी जिस रीजन पे भी ये अपना चाहते हैं कि हम इस रीजन पे ट्रेड करें फ्रीली, तो वहां का जो रूलर है, जो टेरिटरी को गवर्न कर रहा है, वो उन्हें करने नहीं देता था। वो कुछ ना कुछ बैरियर्स लगा देता था, या तो वो टैक्स लगा देता था, ठीक है, या कुछ ना कुछ चीजें लगा देता था जिसकी वजह से ये नहीं फुल्ली फ्रीली गवर्न कर पाते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकली जो है इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना स्टार्ट किया। और जो भी रूलर्स थे, ठीक है, उनका रोल जो था मार्जिनल कर दिया बिल्कुल एकदम। वो नाम के रूलर रह गए, जो मेन मोनोपोली थी, जो मेन अथॉरिटी थी, वो कौन बन गई, ईस्ट इंडिया कंपनी। जो भी है वो टेरिटरी या रीजन में होगा वो किसके हिसाब से होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अभी ईस्ट इंडिया कंपनी आई कैसे इंडिया। तो रॉयल चार्टर साइन किया गया था इन 1600। ठीक है, Queen Elizabeth first granted the East India Company a charter that gave it a monopoly on the English trade with all countries east of the Cape of Good Hope and west of the Straits of Magellan। ठीक है, यही वास्ट एरिया इंक्लूड करता है इंडिया। यानी कि क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर जो है साइन किया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जहां पे ये मोनोपोली दे दी गई कि भाई ये जो एरिया है ना, इसमें सिर्फ आप ही जो है रूल करोगे। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अदर कोई भी कंपनी नहीं जाएगी यहाँ से, ठीक है, जो आपको कम्पीट कर सके। अब इससे फायदा क्या हुआ, एक्सक्लूसिव राइट मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को कि कोई भी अदर ब्रिटिश सब्जेक्ट कुड लीगली ट्रेड इन दिस टेरिटरी विदाउट लाइसेंस फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी उस कंपनी को लाइसेंस नहीं देगी, जो अदर कंपनी आने, ट्रेडिंग कंपनी जो आना चाह रही है इंडिया में, तब तक वो लोग यहाँ पर रूल, मतलब एक तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किसी ने इस चार्टर को वायलेट किया तो उनको क्या, इम्प्रिजमेंट यानी जेल वगैरह हो जाती थी। ठीक है, कंपटीशन, अब कंपटीशन है नेक्स्ट पॉइंट। डिस्पाइट द कैरेक्टर, द ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड
स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर्स, यानी कि जो अलग अदर रीजन से जो पावर्स आती थी वहां से इन्होंने कंपटीशन फेस किया, जैसे कि पोर्टुगीज हो गए जो कि गोवा में आए, ठीक है। गोवा में पोर्टुगीज ने ही जो है स्टैब्लिश किया ट्रेड। डच हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेजुअल इरोजन ऑफ मोनोपोली। अब इनकी जो मोनोपोली थी कैसे इरोड हुई बाय टाइम, क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, ठीक है। तो प्रेशर फॉर फ्री ट्रेड बाय द अर्ली 19th सेंचुरी देयर वाज इंक्रीजिंग प्रेशर इन ब्रिटेन फॉर मोर ओपन एंड फ्री ट्रेड पॉलिसी चैलेंजिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सक्लूसिव राइट्स। यानी कि ये जो फ्री ट्रेड पॉलिसी थी ना, कि ये लोग मतलब इन्हें कोई भी जो है टैक्स नहीं देना पड़ा था और ये फ्रीली ट्रेड कर रहे थे। तो ब्रिटेन में जो है ना बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लगा है इन लोगों के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, मोर रेवेन्यू क्रिएट करने का, यानी ज्यादा से ज्यादा जो है रेवेन्यू आप यहाँ पे लाके दो यूरोप को, क्योंकि वहां पे आप फ्री जो क्या कर रहे हो, फ्री ट्रेड कर रहे हो, यानी आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप रेवेन्यू क्रिएट करके दो यूरोप को, ठीक है। नेक्स्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। दिस एक्ट मार्क अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट, इट एंडेड द ईस्ट इंडिया ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया, ओपनिंग अ ट्रेड टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। यानी कि इस एक्ट ये अभी एक्ट लाया क्यों गया था, बिकॉज जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे इन्होंने इतना करप्शन कर दिया था, इतना मिसमैनेजमेंट कर दिया था कि पूरा जो भी सिस्टम था वो एक तरीके से डिस्ट्रक्चर हो चुका था, ठीक है। स्ट्रक्चर जो था पूरे सिस्टम का वो एकदम बिगड़ चुका था। इसलिए जो यूरोप की जो क्वीन थी उनको क्या डिसीजन लेना पड़ा कि जितने भी जो चार्टर साइन हुआ था, ठीक है, इन क्वीन एलिजाबेथ और इनके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, उसको एंड किया जाए, ठीक है। और जितनी भी ट्रेडिंग राइट्स हैं इनसे ले लिए जाए, और अदर जो मर्चेंट्स हैं, यानी जो अदर वहां पे कंपनीज जो आना चाह रही है इंडिया ट्रेड करने, उनको जो है अलाउ कर दिया जाए, ठीक है। बट ये तो चार्टर तो उन्होंने अबॉलिश कर दिया, पर जो कंपनी क्या कर रही थी, अब भी जो है इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड कर रही थी, टी ट्रेड, ठीक है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना कि ट्रायंगुलर ट्रेड की जो है चाइना, इंडिया और यूरोप के बीच क्या था, ट्रायंगुलर ट्रेड था। क्योंकि चाइना क्या करता था, यूरोप को चाय सप्लाई करता था, और इस चाय की सप्लाई करने के बदले में यूरोप को सिल्वर देना पड़ता था, यानी चांदी में जो है पेमेंट करनी पड़ती थी उसकी। बट बाद में यूरोप ने क्या जो है एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम इंडिया से रॉ मटेरियल लेंगे, जैसे कि जिस रॉ मटेरियल की नीड किसको होगी, चाइना को होगी। जैसे मान लो कॉटन ले लिया, इंडिगो हो गया, नील की खेती, ठीक है, ओपीएम हो गया, इन सब की डिमांड चाइना में बहुत ज्यादा थी। तो वो इंडिया से ये रॉ मटेरियल लेता था, और चाय के एक्सचेंज में जो उन्हें सिल्वर देना पड़ता था उसकी बजाय वो क्या करते थे, ये रॉ मटेरियल दे देते थे, ठीक है। इससे क्या हो गया, इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा इनको चीप पड़ गई, ठीक है। और ये रेवेन्यू और जनरेट कर पा रहे थे। बट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद ये पावर भी जो थी एक तरीके से, ये भी जो इनके पास चार्टर था ये भी अबॉलिश कर दिया गया बाय यूरोप, ठीक है। नेचर ऑफ कंपनी ट्रेड। अब कंपनी का क्या नेचर था, ट्रेड का। एज यू नो ऑलरेडी द यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी मेन बिजनेस टू प्रोक्योर सर्टेन कमोडिटीज, यानी कि जो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनका मेन क्या था कि हम भाई यहाँ से जो क्या करें, रॉ मटेरियल ले जाए और फिनिश गुड्स बना के चाहे वो इंडिया में सेल करें चाहे अदर पार्ट्स में सेल करें, ठीक है। सस्ता रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाओ और इसी का फिनिश गुड बना के या तो इंडिया में सेल करें या अदर पार्ट्स में सेल करें। प्रोक्योरमेंट ऑफ दीज गुड्स इन इंडिया इनिशियली टुक प्लेस अंडर फेयरली कॉम्पिटिटिव कंडीशन। जब स्टार्टिंग में जब ये कंपनी आई थी तब तो सब चीज जो सारी प्रैक्टिस फेल हो रही थी, यानी कोई करप्शन वगैरह उस टाइम पे नहीं था। बट अ 17th सेंचुरी इंग्लिश फैक्ट्री हैड जनरली टू इम्पैक्ट विद लोकल और कंट्री मर्चेंट एंड फॉरेन ट्रेडर्स इंक्लूडिंग अदर यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी। बट 17th सेंचुरी आते आते इनफैक्ट जो इंग्लिश फैक्ट्री थी इसको क्या नाम, लोकल जो वहां के लोकल लोग थे प्लस जो फॉरेन ट्रेडर्स आए हुए थे इंडिया, ठीक है, उनके साथ compete करना पड़ रहा था, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में द इंग्लिश इंक्रीजिंगली एक्वायर्ड अ पोजीशन ऑफ एडवांटेज। अब 18th सेंचुरी आते आते इनकी जो अथॉरिटी थी वो क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। क्यों होती गई, बिकॉज अदर यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी वर मार्जिनलाइज। इन्होंने क्या कर दिया, जो अदर ईस्ट मतलब यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो पावर थी उसको डिक्रीज कर दिया, ठीक है। द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल विक्ट्रीज ऑफ द ईस्ट, जैसे कि आपने देखा होगा बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ठीक है। तो इन सब चीजों के देख चलते कि ये भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो सारे बैटल्स जीत रही है, ठीक है, पॉलिटिकली इतना अच्छा जो है अपना पूरा जो है एक तरीके से इन्फ्लुएंस जो है स्टैब्लिश कर रही है। तो इसके चलते ये जो डच कंपनी हो गई या पोर्टुगीज हो गए, ये सब जो है एक कोने में ही सिमट के रह गए थे, नहीं एक दो एरिया इनके अंडर में था, बाकी जो एरियाज थे मेजर एरियाज किसके पास थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। प्लस जब हमने हमने सेकंड चैप्टर में देखा कैसे जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया जिसका अपॉर्चुनिटी
इनको मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब हम क्या गए, पॉलिटिकली स्ट्रांग होने का टाइम आ गया। जो अदर रूलर आ रहे थे मुगल एम्पायर के, वो बहुत ज्यादा वीक थे, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करके इन्होंने क्या किया, अपना एक तरीके से प्रॉफिट बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल एम्पायर अलाउड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू बुली एंड ब्राइब द लोकल पावर टू ग्रांट यूरोपियन स्पेशल ट्रेड प्रिविलेजेस। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो लोकली जो लोग थे, ठीक है, मान लो जो लोकल मर्चेंट है, जो ट्रेडर्स हैं, इनको फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी गई थी बाय मुगल रूलर कि आप जो है बंगाल में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो लोकल मर्चेंट्स थे, उन्होंने तो आवाज उठाई कि हम पे जब टैक्स लग रहा है तो इन पे भी टैक्स लगना चाहिए। तो इन्होंने क्या मेथड यूज किया, उनको बुली किया। ठीक है, इवन ये लोग क्या करते थे, पिटवाते भी थे उन लोगों को, जिसकी वजह से उनमें डर बैठा रहे और वो आवाज ना उठाए। ठीक है, आर्टिशन एज वेल एज पीजेंट वीवर इंडिगो ग्रोवर्स वर समटाइम्स सब्जेक्टेड टू कोर्सिव प्रैक्टिस। कोर्सिव प्रैक्टिस का मतलब यही है कि उनके साथ जो है गलत तरीके से बिहेव किया जाता था, और एक तरीके से डर बैठाया जाता था, जिससे वो किसी अगेंस्ट ना बोले ईस्ट इंडिया कंपनी के। और उन्हें क्या किया जाता, फोर्स किया जाता कि अपने गुड्स को वो चीप प्राइस पे बेचें। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल वो उगा रहे हैं, ठीक है, जिस भी चीज का वो ट्रेड कर रहे हैं, उसको वो चीप प्राइस में बेचें टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, मर्केंटाइल बिजनेस, इसमें बेसिकली हम सी ट्रेड देखेंगे। एक सेकेंड, ठीक है, सी ट्रेड। इन द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेड विद इंडिया देयर वर ओनली voyages to India by one or more ships from time to time. However, it was not easy to procure large quantity of good in India to short। अब देखो, इस पूरे में बस ये बताया गया कि मर्केंटाइल बिजनेस में हम यही देखेंगे कि जैसे पहले के टाइम में इतनी कम्युनिकेशन जो था, ट्रांसपोर्टेशन, वो इतना ज्यादा क्या था, अच्छा नहीं था। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तो यूरोप और इंडिया के बीच में क्या है, समुद्र पड़ता है, तो ये लोग शिप्स के थ्रू क्या करते थे, यहाँ से गुड्स को ले जाते थे, और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, क्योंकि पहले जो शिप्स होते थे वो लकड़ी वगैरह के होते थे। ठीक है, तो इतना अच्छा मटेरियल होता नहीं था कि बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है, टन में जो है सामान जाए, थोड़ा थोड़ा सामान जाता था, तो एक तरीके से कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती थी। तो इन्होंने लेटर ऑन क्या किया, फैक्ट्रीज जो है ना, देखो यहाँ से पढ़ो, East India Company for export, the English as well as the other East India companies wanted to protect the factories with a fort around it. Fort William of Calcutta, Fort St. George of Madras were prominent instances of this. The fort provided, इन्होंने क्या कर दिया, जो फैक्ट्रीज थी ना, इन्होंने जो है यहीं पे सेटअप करनी स्टार्ट कर दी इन इंडिया। ठीक है, फोर्ट विलियम ऑफ कैलकटा एग्जाम्पल है, फोर्ट एसटी जॉर्ज जो एग्जाम्पल है। ठीक है, एवोल्यूशन देखेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी का। द एवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द voyage सिस्टम टू अ फैक्ट्री सिस्टम, फ्रॉम डेटा फोर्ट्स एंड इवेंचुअली टू द पोजीशन ऑफ टेरिटोरियल पावर। जैसे कि आप देखेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो आई थी एज अ ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, और उन्होंने धीरे धीरे इतनी पावर जो है स्टैब्लिश कर ली कि उन्होंने इंडस्ट्रीज वगैरह भी इंडिया में ही सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिससे उन्हें जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगती थी थ्रू शिप्स की, पहले वहां पे सामान जा रहा है, फिर वहीं की इंडस्ट्रीज में वो बनेगा, फिर वापस, क्योंकि इंडिया ही आना है, फिनिश गुड तो वो इंडिया में ही बेच रहे थे ना, रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाके। मान लो कॉटन यहाँ से ले जाएंगे, तो उस कॉटन का कपड़ा बना के वापस जो है इंडिया में ही सेल करेंगे, वो भी दुगनी प्राइस पे। तो एक्सप्लोटेशन किसका हो रहा था, इंडियंस का हो रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी स्टार्ट कर दी, जिससे जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इन इंग्लैंड इन 1750s। अबाउट 40 to 45% of national income originated in the agriculture sector. By 1851 agriculture share diminished to 20%, and by 1881 it came down to about 10%। यानी कि 70-50s में जो इंग्लैंड का एग्रीकल्चर यानी जो खेती होती थी, वो 40 to 45% कॉन्ट्रीब्यूट करते थे नेशनल इनकम में। धीरे धीरे डिक्रीज होता गया। ठीक है, क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि वहां पे लोग एग्रीकल्चर छोड़ के इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। जो लेबर फोर्स था, वर्क फोर्स जो थी, वो इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आना स्टार्ट हो गया था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है सेटअप होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, एज अ रिजल्ट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर फॉरेन ट्रेड इन मैन्युफैक्चर बिकेम द मेन स्टे ऑफ द इंग्लिश इकोनॉमी। यानी जो नेशनल इनकम में जो मेन जो फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो क्या कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रीज से जो इनकम आ रही है, जो जनरेट हो रही है, वही नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती है। इन पार्टिकुलर द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑब्वियसली मीन एन एंड टू द डिमांड फॉर इंडियन क्लॉथ इन इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड नाउ आफ्टर हर इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड इंपोर्ट रॉ कॉटन फ्रॉम अमंग अदर कंट्रीज इंडिया। देखो, अब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी, ये लोग क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल ले जा रहे थे इंडिया से। ठीक है, वहां पे क्लॉथ्स बना के जो है हर जगह सप्लाई कर रहे थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम देखेंगे इन इंडिया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इंडिया में कोई इंडस्ट्रीज वगैरह थी नहीं।
In the pre-1830 period, it was the excessive exploitation of the Indian industrialist. यहाँ पे SLIST आएगा, ठीक है, industrialist. While India's traditional manufacture sector was being steadily weakened under the company. देखो, हम जो हमारा इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो फ्लरिश क्यों नहीं हो पाया? जैसे कि देखो, कॉटन मिल हुआ करती थी पहले, ठीक है, कॉटन मिल हुआ करती थी, हैंडीक्राफ्ट जो हमारे पॉटरी वगैरह बनाया करते थे जो हाथ से, इन सब चीजों की इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, या लोकली भी जो है लोग बनाते थे। तो ये चीजें आगे इंडस्ट्रीज में क्यों नहीं बदल पाई, फ्लरिश क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नहीं चाहती थी कि जो इंडियन जो मर्चेंट्स हैं, जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, वो आगे जो है फ्लरिश हो। क्योंकि अगर वो अच्छा करते, ठीक है, इम्प्रूव होते, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे सेटअप होती है, उन्हें मशीन्स वगैरह मिलती काम करने के लिए, तो जो जो गुड्स हैं, यूरोप के जो गुड्स हैं, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गुड्स हैं, या अदर जो यूरोप और यूरोपियन कंपनी है उनके जो गुड्स हैं, वो उनके साथ कॉम्पीट कर पाते, ठीक है, तो उनका एक तरीके से जो मार्केट है वो डिक्रीज होता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो इंडियन जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसको क्या डेवलप नहीं होने दिया। Britain had begun its industrial evolution and was rapidly expanding its industry by revolutionizing its technology. अब ब्रिटेन में क्या थी, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी, उनकी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज जो थी वो अच्छी अच्छी इंडस्ट्री जो थी स्टैब्लिश हो रही थी, एक्सपेंड हो रही थी, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही थी, ठीक है। The growing British textile industry had all the advantages which were denied to its Indian counterpart. यानी कि जो ब्रिटिश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वहां पे उनके पास सारी जो है एक तरीके से टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, सब चीज थी, बट इंडिया के पास कुछ नहीं था। ये बात देखो कि जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया में अवेलेबल है, उसको फिनिश गुड में ही तो तब्दील करना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे जो चरखा वगैरह जो होता था, जिससे पहले जो है बनते थे कपड़े, ठीक है, तो उन सब में कितना टाइम लगता था। अगर यहाँ यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज जो है मिल जाती लोगों को, तो कितना इजी हो जाता रॉ मटेरियल से किसी भी चीज, मतलब किसी भी चीज को फ्रेश गुड में बनाना, ठीक है, और कहीं दूर भी नहीं ले जाना पड़ता। तो ये सब चीजें थी कि फुल्ली, मतलब इस चैप्टर में ये देखना है कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सप्लॉइट किया इंडिया को। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में यही है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जहां से क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक ही टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली। यहीं से क्वेश्चन आता है, वो भी 20 मार्कर, ठीक है। तो जो ये रॉयल चार्टर वगैरह, ये पूरा हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। क्या नेचर था कंपनी का, ठीक है, कैसे वो ट्रेडिंग के पर्पज से आई थी, बट पॉलिटिकली कैसे इन्फ्लुएंस हुई, ठीक है, ये सारी चीज जो, ये एक तरीके से पूरे चैप्टर का ना समरी के टाइप में लिखना होगा जब मोनोपोली पूछेगा। एक ही क्वेश्चन आता है कि आप मोनोपोली बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, डिस्क्राइब दी ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली, 20 मार्कर में इस चैप्टर से। तो इसमें पूरा चैप्टर आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन स्मॉल पॉइंट्स, इस पूरे चैप्टर की समरी एक तरीके से, ठीक है। थैंक यू फॉर द लेक्चर। इफ यू लाइक दी, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब।